Good evening. Science, chapter 10. Avir? Sir? Can you hear me, Avir? Yes, sir. Okay. Have you attended any other class of gravitation before this with me? Yes, sir. I've attended two. Two. Okay. So now there is no doubt as of now what is gravitation. No. Okay. Out of the non-contact forces, एक one marker question बना रहा हूँ. Out of three, total तीन non-contact forces. Out of three non-contact forces, name the force which cannot be repulsive. ऋषित क्या आंसर आएगा? कौन कौन से तीन कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल. तो कौन सा फोर्स है जो कि रिपल्सिव नहीं हो सकता, एक दूसरे को पुश नहीं कर सकता दूर? हाँ भाई, कहां गया अपना हीरो? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक. राघव आंसर. ऋषित आंसर. एक तो ऋषित ऐसे सर बैठता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक. कैसे? हाँ, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव नहीं हो सकता. ओके, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का बीच में होता है. अगर ये भी पॉजिटिव रिपल्सिव होगा कि नहीं होगा? अनंत, भरत, होगा. अगर ये मैग्नेट है, नॉर्थ है साउथ है, तो एक दूसरे को पुल करेंगे अपनी तरफ. लेकिन साला अगर ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है तो ये भागेगा इससे दूर, ये भागेगा इससे दूर. सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो कि कैन नेवर बी रिपल्सिव. ठीक है दोस्तों. हमने अच्छा मोशन है. ओके, यहाँ पे एक चीज और बताओ. मेरे ख्याल से मैं रीडिंग नहीं कराई क्या आपसे? कराता हूँ, रीडिंग कराता हूँ. नहीं कराई, थोड़ी सी रीडिंग कराई. ओके दोस्तों, एक अब तुम लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो भैया, बड़ी क्लास है तुम्हारी, छोटी तो नहीं है. वैलेंटाइन डे पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. वैलेंटाइन पे तो एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, रोज वगैरह देते हैं, जो भी फ्लावर देते हैं. तो रोज अगर एक ने दूसरे को दिया, रोज की जो पंखड़ियां होती हैं, पंखड़ियां जो होती है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? पेटल्स. पेटल्स. वेरी गुड. तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं? पेटल मतलब लविंग. क्यों अनकल्प? क्या मोटा मोटा बोल सकते हैं ना, पेटल का मतलब प्यार है आपस में, लविंग है. हाँ जी. सो अगर पेटल का मतलब प्यार है तो सेंट्री पेटल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पेटल का मतलब सेंटर लविंग. क्यों आद्या माही? अगर पेटल को हम बोल रहे हैं कि पेटल लविंग का मतलब है पेटल लविंग, तो सेंट्रल पेटल का मतलब सेंटर लविंग. तो जब भी अर्थ और मून के बीच की बात होती है और यहां पे आपकी अर्थ है और उसके चारों तरफ एक मून घूम रहा है, ये बात सन और अर्थ की भी हो सकती है. तो दो फोर्सेस काम करते हैं. माही माही आवाज नहीं आई तुम्हारी अब तक मेरे को. हर्षिता. हाँ, दो फोर्सेस काम करते हैं दोस्तों. एक होता है सेंट्रीपीटल, यानी सेंटर की तरफ प्यार कर रहा है, सेंटर से प्यार है, सेंटर लविंग बोलते हैं इसको. तो दिस इज सेंट्रीपीटल. ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने ये नया कॉन्सेप्ट बनाया अपना. बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर सेंट्रीपीटल कौन सा वाला, तो सेंट्रीफ्यूगल कौन सा वाला. मैं बताता हूँ. सेंट्रीपीटल वो है जो सेंटर से प्यार करता है, और एक फोर्स है जो कि इसको भगा रहा है. अब मून है भाई, अर्थ. इट इज समथिंग लाइक दिस कि तुम एक स्ट्रिंग के अंदर पत्थर बांध दो, उसको घुमाओ ऐसे. जब तक तुम पकड़ के रखोगे तो रुका रहेगा अपनी जगह. जैसे तुम्हारे हाथ से छोटा टेंजेंट पे चला जाएगा, टेंजेंट पे या 90 डिग्री पे. तो अगर यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन पुल इसका ना खींच रहा हो तो मून कहाँ चला जाएगा? स्पेस में चला जाएगा.
स्पेस पे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि ये बैलेंस चल रहा है तो यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं। अबीर अबीर देयर आर टू फोर्सेस वर्किंग हियर, वन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एंड व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल होता है उसको दूर भगाता है, पीटल उसको पास लेके आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का फोर्स जो है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल कौन है? वो इनर्शिया है। वो बोलता भाग निकल यहां से, तू कहां इसके चक्कर में पड़ा हुआ, निकल इधर से। तो कोई इनके बीच में कोई धागा तो नहीं बना हुआ भाई। ये अर्थ है आपकी, ये मून यहां घूम रहा है, कौन रोक रहा है इसको? इसको ये खींच रही है अर्थ। अगर अर्थ खींचती और दूसरा कोई फोर्स नहीं होता तो मून यहां के गिर जाता। क्यों भाई अनंत? अगर अर्थ इसको खींच रही होती है, दूसरा कोई फोर्स नहीं होता तो मून यहां गिर जाता ना आके अर्थ के पास। लेकिन एक फोर्स है जिसको बोला नहीं अर्थ के पास नहीं जाने का, भागने का अर्थ से दूर। वो कौन सा फोर्स है? इनर्शिया। तो इन दोनों फोर्सेस का आपस में एक बैलेंस बन गया। तो सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी। ये तो सीपी है सेंट्रीपिटल, इसको प्यार है सेंटर से, ये सेंटर की तरफ खींच रहा है उसको। और ये वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, let us just read this and then I'll take you to other part. कहां तक हमने पढ़ा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एनीवे हम पॉइंट नंबर 5 और 6 से पढ़ते हैं। ऋषित, यस सर। हाँ भैया आपसे पढ़ने के लिए बोलूंगा मैं, थोड़ा सा आज आप चुपचाप से लग रहे हो, क्या बात है, सब ठीक ठाक? यस सर, सब बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। अरेंज से कर लेते हैं, बाद में दूसरा जरूरत पड़ेगी तो दूसरे से कर लेंगे। थोड़ा सा प्रिंट साफ नहीं है बट आई थिंक वी कैन मैनेज। ऋषित आप पढ़ना शुरू करें, मैं शेयर कर रहा हूँ। यहां से पढ़े ऋषित, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Importance of universal law of gravitation. The universal law of gravitation successfully explains several phenomena given below. The force that bind us to the earth, the motion of the moon around the earth. ये कॉन्सेप्ट इसने क्लियर कर दिए। ये जब ग्रेविटेशन का लॉ दिया न्यूटन ने, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर दिए। कौन कौन सा किया? कि भाई फोर्स जो है हमें अर्थ से बांध के रखता है। तो अर्थ घूम रही है, हम तो अर्थ की सरफेस पे खड़े हुए हैं, हमें तो नीचे गिर जाना चाहिए था, तो गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेविटेशन ने खींच लिया। नेक्स्ट था मून क्या अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। नेक्स्ट प्लीज। The motion of planet around the sun, the occurrence tide is due to the gravitational force of attraction of moon. The flow of water in river is also due to gravitational force of the earth on water. ओके वेट करना, मैं दो चीज सिखा देता हूँ, दो बातें बताता हूँ तुम्हें टाइड का जो है। ओके शायद सबको पता दो टाइड होते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। मुझे लगता है क्लास 7th या 8th में तुम लोग पढ़े होंगे। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सबको पता टाइड क्या होता है यार, या नहीं बताऊं? सर बता दो एक बार। ओके अच्छा, जो लोग बॉम्बे वगैरह जाएंगे ना, कभी देखेंगे, तुम चौपाटी पे चले जाओ, चौपाटी वहां का एक बीच है। क्या होता है, यहाँ तुम चौपाटी पे बैठे खड़े हुए मूंगफली खा रहे हो, यहाँ बहुत चौपाटी बहुत अच्छी वो लगती है, ठीक है। तो इधर समुद्र का पानी क्या होता है, आता है ऊपर तक आ जाएगा और फिर वापस चला जाएगा, फिर ऊपर तक आ जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। ये 6-6 घंटे का पानी का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं टाइड। जब पानी बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाई टाइड। जब पानी वापस समुद्र में चला जाता है लो टाइड। जब पानी बढ़ जाता है तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं यहाँ पे ऊपर तक। लो टाइड में थोड़ा सा गंदगी टाइप की हो जाती है क्योंकि पानी चला जाता है। फिर हाई टाइड, फिर लो टाइड। तो जो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो उनको पता ही चला कि अगर ये अर्थ है यहाँ पे और मून
ऐसी पोजीशन में आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो मून का ग्रेविटेशन पुल इतना तो नहीं है कि अर्थ को अपनी रोटेशन से निकाल सके या अर्थ को अपने ऑर्बिट से निकाल सके, लेकिन इतना जरूर इफेक्ट डाल देता है अर्थ मून कि जो पानी जो है, पूरा अर्थ का जो पानी ऐसे ऐसे था, चारों तरफ था, उस पानी को ये अपनी तरफ इधर इधर खींच लेता है। अर्थ इधर है तो पानी ज्यादा इधर खींच लेगा, और जब इधर ज्यादा खींच लेगा पानी तो यहाँ पे लो टाइड हो जाएगा, और यहाँ इस वाले बीच पे जहाँ पे बैठे हुए आप मजे कर रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, यहाँ पानी बढ़ जाएगा, तो ये हाई टाइड हो जाएगा। क्योंकि अर्थ और मून का 24 घंटे का रिश्ता आपस में 24 आवर्स का है। थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, मून यहाँ पहुंच जाएगा। अब तुम तो यहाँ बैठ के चाट पकौड़ी खा रहे थे, तुम्हें हाई टाइड मजा आ रहा था अभी, अब क्या हुआ, मून इधर चला गया, तुम तो इधर ही बैठे हो, तुम तो अर्थ के उधर ही हो ना, जहाँ बॉम्बे में बैठे हो तो बॉम्बे में बैठे हो, ठीक है, लेकिन मून और अर्थ की पोजिशन चेंज होगी, तो यहाँ से पानी अब इधर चला जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, लो टाइड हो जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा, फिर घूम जाएगा, फिर हाई टाइड आएगा। तो दिस इज कॉल्ड टाइड। 6 आवर्ली मोशन होता है। दो तरह के टाइड होते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, वो चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ओके, सो टाइड का हमें एक एग्जांपल मिल गया। अच्छा, दूसरा क्या है, माउंटेन के ऊपर से पानी पिघल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी को अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है कि भाई इधर आ जा। अगर पानी हवा में होता तो अर्थ के सरफेस पे आया था, अब सरफेस पे आ गया, सरफेस से नीचे तो कहीं जा नहीं सकता यार, तो क्या करता है वो, रास्ता ढूंढता है कि मैं किस तरह से नीचे की तरफ जाऊं। तो अगर पहाड़ बीच में होता भी है तो हाँ, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू अबाउट द दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है, गड्ढा होता है, जो कि समुद्र के, जो अपनी नदी के पानी ने पत्थरों को काट काट के, माउंटेन को काट काट के बना दिया, तो पानी क्या करेगा, यहाँ गॉर्ज बना देगा भले ही, लेकिन नीचे की तरफ जाएगा, हमेशा नीचे। दिस इज द रीजन rivers always flow from a higher altitude towards the earth center. ओके, वैभव आप पढ़े अभी, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे आ जाएगा अभी। हाँ, Motion of moon around the earth and centripetal force. The force that keeps a body moving along the circular path is acting towards the center is called centripetal center seeking force. सीकिंग, The मैंने motion of सीकिंग the वर्ड नहीं यूज किया दोस्तों, मैंने लविंग वर्ड यूज किया है। आप सीकिंग को साथ में टाइट कर सकते हो अपने। अब मैंने सेंट्रल पीटल वर्ड यूज किया। पीटल मैंने बोला है कि वैलेंटाइन डे पे एक दूसरे को दिए जाते हैं फ्लावर्स, पेटल का मतलब लविंग, प्यार करने वाला। तो सेंट्रल पीटल यानी सेंटर को प्यार करने वाला, सेंटर की तरफ भागने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। खालिद, गुड इवनिंग। The motion of the moon around the earth is due to centripetal force. The centripetal force is provided by the gravitational force of attraction of the earth. If there was no such force, then the moon would pursue a uniform straight line motion. अगर ये फोर्स नहीं होता तो मून कैसे चला जाता, जैसे जैसे हमारा हाथ से पत्थर की वो जो हमारी जो स्ट्रिंग पे पत्थर बंधा हुआ पत्थर भाग जाता है साइड में करके, ऐसे मून भी निकल जाता। हाँ भाई, अच्छा कल मैंने तुम लोगों को एग्जांपल कराए थे, ठीक है। ये पॉइंट वन, चेक पॉइंट वन पढ़ लो भाई दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। Sir, am I audible? या खालिद, नाउ यू आर ऑडिबल। तू कहाँ चला जाता, 20 मिनट का क्या तेरा वो है। हाँ खालिद, Coaching काहे की कोचिंग कर रहा है तू? for badminton sports की sir. अच्छा चल ठीक है, ओके। या वैभव, प्लीज रीड द चेक पॉइंट वन। Checkpoint 1. Why is Newton's law of gravitation called as universal law? Okay, so the guys, the answer will be because the law of gravitation applies all across the universe between any two bodies in the universe. That is why it is called universal law of gravitation. Okay, next. What Yes, is I the want. numeric value of G and its SI unit? गाइस चैप लाइन भेज दिए मैंने, फटाफट मुझे जी की वैल्यू बताएं और यूनिट बताएं। पहले वैल्यू बता दो, यूनिट बाद में देख लेंगे। जी की वैल्यू कई बार बता चुका हूं मैं, याद रखने का तरीका क्या है, 666
666। यस 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 यस, आया कुछ लोगों का है, बहुत बढ़िया। माही, खालिद 10 की पावर कहाँ है, वैभव 10 की पावर कहाँ है, भरत 10 की पावर कहाँ है? और केजी स्क्वायर चाहिए था। देखो दोस्तों, बड़ा आसान है यार, मैं तो हमेशा बोलता हूँ इस तरह से याद करो, इजी वे में हमेशा याद करना ये, और यहाँ 10 टू द पावर माइनस 10 टू द 10 रेज टू पावर माइनस 11। अब बाद में उसको 6 को 7 कर लेना, फर्स्ट स्टेप पे 6 ही याद रखो, ठीक है आद्या? यस भारत भारत का सर, तो आ गया। मुझे आइडिया नहीं था कि पावर कैसे करें -11 अभी टाइप में कीबोर्ड। हाँ टाइप, एक्चुअली यहाँ पे एक एरो होता है जो आपका लैपटॉप के अंदर 6 नंबर है ना, उसमें शिफ्ट करके दबाओगे तो ऐसे करके चढ़ जाता है। ओके ओके सर। अच्छा दोस्तों, मैं ऐसा यूनिट तुम्हें समझा दी थी यार। देखो क्या है अपना फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इधर ज्यादा जगह नहीं लूंगा। फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो जी को निकालना, बाकी सबको इधर भगाओ, सबको इधर भगाओ। तो डी तो ऊपर चला जाएगा, m स्क्वायर नीचे आएगा, तो यह आएगा फोर्स डी स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास है, क्या यूनिट बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर को या तो लाइन हटा दूंगा तो ये -2 हो जाएगा। सर प्रेजेंटेशन, ठीक है चलो, ओके हाँ प्रेजेंटेशन हटाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं बात करूंगा तुमसे, कैपलर एक बंदा था साइंटिस्ट, कैपलर ने बहुत काम किया है, और ऐसा कहते हैं गैलीलियो कॉर्पेनिकस कॉर्सपेनिकस एक इटालियन रहा था, मेरे शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो जाए, और कैपलर, इन तीनों के रूल्स को, इन तीनों कोपर्निकस के कैपरनिक, व्हाट इज इट, कोपर्निकस कोपर्निकस कोपर्निकस, आई थिंक ही वाज इटालियन या पोर्चुगीज था कुछ तो था, और कैपलर, इन तीन बंदों के सारे जितने रूल थे उनको मिला के ऐसा कहते हैं कि न्यूटन ने अपनी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी बनाया था। तो कैपलर ने क्या किया, कैपलर ने एक टेलीस्कोप इन्वेंट किया, उससे उसने स्टडी किया, जुपिटर के सैटेलाइट्स को स्टडी किया, बहुत सारे उसको सैटेलाइट को स्टडी किया, बहुत सारे प्लैनेट को स्टडी किया, देन ही मेड 3 लॉस। विल सी दोस 3 लॉस, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू। पहला तो उसने बोला, so now we are discussing Kepler's law. LER, Kepler's law, first law. Now Kepler says that the path of planets around the sun is not spherical, it's not circular, spherical नहीं, circular। वो कहता है ऐसा नहीं है कि यहाँ सन है और अर्थ उसके चारों तरफ बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूम रही, ऐसे गोल नहीं घूमती। He said that the path is elliptical. So first law is path of planets around sun is elliptical. Applex is a form which is actually basically one half circle here, one half circle here, and बीच में ऐसे, that is elliptical. So होता क्या है, हर एक एक्लिप्स के दो फोकाई होते हैं, फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। फोकस मतलब सेंटर। सर एक्लिप्स तो वो हो गया ना सर, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। एप्लिक्टिकल, एक्चुअली एक्लिप्स वर्ड वहीं से आया, एलिप्टिकल इज द वर्ड, एक्लिप्स नहीं, एलिप्टिक, I'm getting confused with the spelling of this, though it is very rare for with me. Ellipse, ellipse, okay। So ellipse क्या क्या जो होता है, उसके दो सेंटर होते हैं। तो एक ये वाला सर्कल जब पूरा होगा तो ये सेंटर और ये इसका सेंटर, इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन होती है। ओके, सो दिस इज वन फोकस, दिस इज वन फोकस, और इन दोनों को, दोनों ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो प्लूरल को बोलते हैं फोकाई, फोकाई, FOCI, फोकाई।
ठीक है. So he says कि whenever a planet is going around the sun, it will have its center as one of the foci. तो या तो उसका जब यहाँ होगा तो उसका फोकाई यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो उसका फोकाई यहाँ होगा, बेसिकली. तो elliptical. Okay. So path of the sun around the path of the planets around the sun is elliptical. Rule number 1. Rule number 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है. He says around the sun planets. अब एक वर्ड आएगा देखना, स्वीप. स्वीप का मतलब था झाड़ू लगाना. Around the sun planets sweep the same area in equal times. इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो अभी देखो. इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सपोज करिए सन है और ये प्लेनेट है एक, तो अगर प्लेनेट का मोशन सन के चारों तरफ ऐसा है और आपको 1 महीने का टाइम के बाद मेजर करना है, 1 महीने 1 मंथ पहले यहां पे था और 1 मंथ बाद यहां आ गया, तो इसने कितना एरिया कवर किया. तो अगर आप सन को सेंटर मान के ना इस एरिया को लो, जिसको बोलते हैं स्वीप, इस एरिया में इसने झाड़ू लगा दी समझ लो, स्वीप. और यहां पे पास में है अर्थ के, यहां पे सन के पास में, यहां पे एक 1 मंथ लोगे आप, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर 1 मंथ का टाइम है तो वो जो प्लैनेट है इक्वल एरिया स्वीप करेगा. यानी अर्थ अगर सन से दूर है तो थोड़ा कम मूवमेंट होगा ऐसे करके, और सन के पास है एकदम, इधर सन के पास है तो मूवमेंट ज्यादा होगा, ताकि एरिया इक्वल हो जाए. और तीसरा जो कैपलर ने अपना रूल दिया था, वो दिया उसने कि जितना थर्ड लॉ सेज दैट रेडियस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. इनफैक्ट मैं उल्टा लिखता हूं इसको, टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जितना भी सन से दूर होगा, जितना भी सन से दूर होगा उतना ही फास्ट मूवमेंट करेगा, ताकि उसको कवर करने में, एरिया कवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो टी स्क्वायर इज द टाइम पीरियड, दैट इज द टाइम टेकन टू डू वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रेडियस. तुम बोलोगे सर सर्कल तो है नहीं, रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस कहीं यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो आर इज एवरेज रेडियस. चलो इसको नोट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दूंगा. तो ये 3 लॉज हैं. फर्स्ट लॉ सेज द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज elliptical, they are in an ellipse, and at any given point of time center of that moment is one of the foci. Second, around the sun planets will sweep the same area in the given time. And thirdly, t square is equal to directly proportional to r cube. यानी कि जितना दूर होगा सन से उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड, उतना ही टाइम पीरियड उसका बढ़ता जाएगा. ऑलराइट. हर्षिता, आज आपसे पढ़वाते हैं. कैन यू रीड? Sir, Yes or no? yes, sir. Okay, go ahead. I'm sharing the notes. Kepler's law of planetary motion. Johannes Kepler. Johannes Kepler proposed 3 laws of planetary motion in 16th century. The 3 laws are given as below. Kepler's law. It states that the path of any planet in an orbit around the sun follows the shape of an ellipse with the sun at one of the foci.
ओके, फोकाई है, फोकाई फोकाई फोकाई। ओके दोस्तों, एक दो वर्ड यहाँ पे तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वन इज कॉल्ड पेरीहेलियन, वन इज कॉल्ड एपीहेलियन। ओके, so perihelion is the point which is when a planet is closest to the earth, to the sun, it is called its perihelion position, and when it is farthest from the sun it is called aphelion position. Okay, सर आर क्यूब इज इक्वल टू के टी स्क्वायर वहां पे लिखा है, यानी के वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बाद में आएगा, अभी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अभी अभी नहीं, बाद में आएगा, अभी आगे तो चलने दे। ओके, या ये पढ़ना एक मिनट, अर्शिता पढ़ना, द पॉइंट इन द ऑर्बिट। The point in the orbit of a planet nearest to the sun is called perihelion, and the Perihelion, yeah, point okay. perihelion and the point farthest from the sun is called aphelion. Okay. Read Kepler's second law. Kepler's second law. It states that an imaginary line from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. The time of traveling of a planet from A to B and C to D is same, Same. then area AOD and COD are equal. Okay, अब होल्ड करो, आप मैं समझा रहा हूँ guys, now pay attention please. So basically what he's saying is that the area which is swept by a planet in the equal intervals is equal while going around the sun. Okay, now let's look at the Kepler's third law. Okay, कहाँ है भरत, कहाँ है भरत, भरत आप पढ़ें Kepler's third law. Yes, sir. Kepler's third law. It states that the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of its orbit period t. It is expressed as R है? हाँ, R cube is directly proportional to time square, comma r cube is equal to k into time square. So k will be equal to r cube upon time square, where t equals to time period of the planet around the sun, and r means the radius, means distance of the planet from the sun. ओके, वेट करो, मैं एक्सप्लेन, इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी थोड़ा सा, इसका हम इम्प्लीकेशन समझेंगे, क्या मतलब क्या है, इससे क्या कहना चाह रहा है। ओके वेट, okay, let's see the implication of the third law. Third law says that t square is directly proportional to the r cube, ठीक है, और r cube is equal to directly proportional to t square, दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो k will become 1/k। नाउ तो यहां मैं k लिख दूं, जिसको हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बोलते हैं हमेशा, तो जैसे ही मैं k रखूंगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल बन जाता है। सो k इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपका सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, और एक मरकरी नाम का प्लेनेट है इसके चारों तरफ जा रहा है, और एक अर्थ नाम का प्लेनेट है जो थोड़ा सा दूर है इससे, वो ऐसे जा रहा है, तो दोनों का ये जो रेशियो है कांस्टेंट रहेगा। अगर अर्थ का डिस्टेंस यहां से ज्यादा है, अगर अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ से, अर्थ का जो रेडियस बड़ा है, तो फिर अर्थ का टाइम भी बड़ा होना पड़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और इसका अगर कम है मरकरी का, तो इसका टाइम पीरियड भी कम होगा।
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू और इसकी स्क्वायर की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका फायदा क्या हुआ साइंटिस्ट को? साइंटिस्ट ने कहा कि अगर मैं एक प्लेनेट का निकाल लूं, अर्थ का, और मुझे दूसरे प्लेनेट का सिर्फ टाइम पीरियड पता चल जाए, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का क्यूब इज कांस्टेंट, इट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ मरकरी का क्यूब अपॉन टाइम ऑफ मरकरी का स्क्वायर। अगर मेरे को ये तो मुझे पता ही है, या मेरे को के पता, चलो दोनों से के निकाल लिया मैंने। अब मैं किसी प्लेनेट पे यूज कर सकता हूँ, कैसे? जैसे ही मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, ये तो मुझे पता ही है, ये भी मुझे पता है, मेरा ये हाल है। और अगर ये पता चल जाएगा तो ये निकालूंगा। जनरली टाइम पीरियड नाप सकते हैं साइंटिस्ट, क्यों? टेलीस्कोप से देखते रहते हैं कि ये गया था, घूमता 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 कितने दिन बाद वापस आया यहाँ पे, तो दे कैन फाइंड आउट द टाइम इजीली एंड दैट विल गिव देम द रेडियस अराउंड। दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स के थर्ड लॉ का बुक में एक छोटा सा वो दिया हुआ है डेरिवेशन, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन हार्डली कभी आते हैं और न्यूमेरिकल से कभी नहीं आते, तो इसलिए मैं उसको अभी के लिए ड्रॉप करता हूँ। बाद में मुझे लगेगा तो वापस चैप्टर में, जब अपना चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद आई विल गेट यू बैक हियर। नेक्स्ट टर्म दैट वी गोइंग टू स्टडी इज फ्री फॉल। एनीबॉडी हु कैन गिव मी द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल? An object How that do you define free इसके fall? ऊपर is falling freely without any force acting on it. किसी और ना एक्स्ट्रा ना ना ना, फोर्स हाँ एक मिनट, चैट बॉक्स में डालो। हाँ मतलब मेरे को उसमें चाहिए। हाउ डू यू डिफाइन फ्री फॉल? फ्री फॉल होता क्या है? हाँ जी, व्हाट इज फ्री फॉल? अबीर ट्राई करो, माही ट्राई करो, आंसर करो। खालिद, अनकल्प, वैभव, प्लीज ट्राई एवरीवन। आद्या, आनंद ट्राई करो जल्दी। ऋषित आप भी दो। हाँ 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 हाँ, ओके। माही ने कुछ आंसर दिया है, थोड़ा सा कमी है उसमें, थोड़ा सा कमी है माही का आंसर में। ओके, खालिद का आंसर देख लिया मैंने। ओके, अनंत का इनकम्प्लीट है। ऋषित यार तू भी ट्राई कर ले भाई। ओके, अब तक जो, हाँ 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 ठीक है भाई, ठीक है। अब तक जो डेफिनेशन आई इसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन आई है वैभव की। क्या है डेफिनेशन भाई फ्री फॉल की? व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्किंग ऑन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटी का फोर्स, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। My next question is related to clarify your mind regarding the same concept. A person is falling from an aircraft using a parachute. Is he in free fall? बंदा पैराशूट से कूदा है एरोप्लेन से, क्या वो फ्री फॉल में है?
मुझे सवाल का जवाब दो भाई, पैराशूट से कूदने वाला फ्री फॉल में है कि नहीं? ओके ओके, 3 आंसर आए मेरे पास, आनंद माही आ गया, सर बाकी उसमें लोग से ने आंसर क्या एयर दिया? रेसिस्टेंस भी हो रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? नो सर पैकेट भी भेजे। no 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 no, it is not free fall. Why it is not free fall? Because see, बंदे का ये अपना पैराशूट खुला हुआ है, ऐसे ऐसे पैराशूट है उसके पास, और पैराशूट लेके वो अपना पैराशूट से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो उसकी बॉडी के ऊपर तो एक काम कर रहा है ग्रेविटी जी, और उसको रोक रहा है कौन है? एयर। एयर उसको प्रेशर को रोक रही है, क्योंकि एयर ऑलवेज, एयर इज वर्किंग अगेंस्ट द मूवमेंट, एयर इसको स्टॉप कर रही है। So this is not a free fall. हाँ, ये बात अलग है कि जब आपके न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे तो आप बोलेंगे पत्थर को उछाला, तो उसको आप फ्री फॉल मानना पड़ेगा आपको, कि बुक में दिया हुआ है कि भाई फ्री फॉल मानो इसको, वहां पे एयर को हम जरा कंसीडर नहीं करते। ओके, नाउ लेट नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू इज, सी लेट अस हैव a idea about the two different parts of the gravity. See how. So I have an object which is next to the surface of earth. अब अर्थ की सरफेस पे नहीं है, अराउंड 5 मीटर ऊपर है, 5 मीटर यहाँ पे। अब कहने वाला बोल सकता है कि सर ये तो फर्क पड़ जाएगा, 5 मीटर पे ले लिया आपने, बट एक्चुअली 5 मीटर इज नेग्लिजिबल। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? गाइस चैट बॉक्स में लिखें जल्दी से, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? हम कई बार न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं इस पे, सबको मैंने याद रखने का तरीका भी मैं बताया था। 8 की टेबल याद कर लो बस, 8 8 जा 64। नहीं वैभव, वो मास है रेज टू पावर 24। माही का आंसर करेक्ट है, माही का आंसर करेक्ट है। गाइस अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। मैं तुम्हें याद करने का तरीका भी बताया था। हमारा इंडिया जो है, हमारी इंडिया की लेंथ कितनी बताई थी उस दिन मैंने? 3214 किलोमीटर। 3200 याद रखो, इंडिया की लेंथ। अर्थ की रेडियस उसके डबल है नीचे, 6400। इसको हम मैं 6.4 इंटू 10⁶ भी लिख सकता हूँ मीटर में। लेकिन तो मुझे एक बात बताओ, कहा तो मेरे पास इतने सारे मीटर हैं, 64 लाख मीटर्स, तो क्या मैं 5 मीटर का टेंशन लूंगा? नहीं लूंगा, नहीं लूंगा 5 मीटर टेंशन, नेग्लिजिबल है। अब यहां पे आपके पास एक कुछ ऑब्जेक्ट है, अर्थ से 5 मीटर ऊपर है। लेट अस सी व्हाट इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट। फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ अर्थ को मैं थोड़ा मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। डी यहां पे क्या रहेगा? रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 10। सर वो 5 मीटर ऐड क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि नेग्लिजिबल है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। जब हम उसको कंपेयर करेंगे, जब हम उसको कंपेयर करेंगे 64 लाख मीटर से, 64 लाख मीटर और 5 मीटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नेग्लिजिबल। अच्छा, दूसरा हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन को तो हम जी बोल रहे हैं, यहाँ तो एक्सेलरेशन को हम जी बोलते हैं, F इज इक्वल टू mg। ये कहां से आया? ये चैप्टर 9 से आया। बट भाई फोर्स तो दोनों इक्वल होंगे, जो फोर्स अर्थ का उसको अट्रैक्ट कर रहा है वही फोर्स तो उसको ये एक्सेलरेशन दे रहा है, दोनों फोर्स इक्वल है। सो mg, अच्छा mg क्या है यहाँ पे? m कौन सा, किसका ये मास है? ये ऑब्जेक्ट का मास है m। सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट g इज इक्वल टू g
मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो जी इज इक्वल टू, ये मास को काट दूं क्या डायरेक्टली, यहाँ उधर जाके दिखाऊं तुम्हें कि ये डाउन नीचे चला जाएगा? खालिद नो सर, नो नीड। काट दूं? काट दिया। तो जी की वैल्यू क्या है? जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब मैं जी की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस आद्या 11. 11। मास ऑफ द अर्थ ऋषित कसाना, अनंत दुबे, खालिद खान, कोई भी बोल सकता है। सर 6 into 10 to the 6400, 64 6 into 10 to the power 6. into 10 की पावर सर 24. 24 डिवाइडेड बाई अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू into 10 to the power 6. 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। पहले सबसे पहले 10 की पावर को सॉर्ट आउट करो। तो 6.67 इंटू 6 को तो अलग लिख लिया, इसको और इसको लिख लिया अलग, और इन दोनों को रख लो। 6.4 इंटू 6.4, आई थिंक मैं करके एक बार दिखाया भी तुम लोगों को, इंटू, अब यस देखो सर। 10 टू द पावर -11 प्लस 24 एंड माइनस एंड, अच्छा चलो ठीक है, 10 टू द पावर 12 आ जाएगा। 6 एंड 6 12, तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ -12। तो कितना आ गया हमारे पास? 10 टू द पावर -11 और -12, -13 हो, -23 हो गया, तो ये आ गया 24। तो 10 की पावर देखो बेसिकली आपके पास क्या आ रही है, -23 प्लस 24, यानी 10 बच रहा है सिर्फ एक। 1 तो नहीं 10 बच रहा है, 10। तो 6 मतलब 10 की पावर 1 आ रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। 10 की पावर 1 या 10 की पावर मतलब 10 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 1 यानी 10। जब तुम कैलकुलेट करोगे, मैं उस दिन दिखाया था, ये कट जाता है, ऑलमोस्ट कट जाता है एक दूसरे, टक टक टक। ये 6 6 यानी 6, ये 6 से थोड़ा बड़ा है, 6 से थोड़ा छोटा है। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू अराउंड 10 आती है, बट एग्जैक्टली 10 नहीं आती, आती है 9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ऐसे हमारी पावर है। चलो आगे पढ़ते, अभी क्लियर हो जाएगा। सर मुझे आपसे एक सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन पूछना था, वो थ्योरम प्रूव करवानी थी। कौन सा वाला? कल पूछ लेना, कल फ्लो खराब हो जाएगा चैप्टर का। कल ओके आएगा सर। सर उसकी एक थ्योरम मेरे को समझ नहीं आ रही। स्कूल मैं करा रहा हूँ, स्कूल वाले भी तुम सही से नहीं समझा रहे उसकी थ्योरम, क्या बता इसलिए। रहा, नाम बता दे कौन सी थ्योरम है। सर 10.8। ना थ्योरम पढ़ के बता। ओके सर। ओके, अनंत दुबे, फ्री फॉल, पॉइंट नंबर 15। सर स्क्रीन शेयर. सर थ्योरम 10.8 है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the देखिए circle. करा दूं करा दूं करा दूं करा दूं। ओके, फ्री फॉल। When object falls towards the earth under the influence of earth's gravitational force alone, then these are called freely falling objects, and such a motion is called a free fall. ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। Acceleration due to gravity. When an object falls towards the earth, and acceleration is involved. This acceleration is due to the Earth's gravitational pull and is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. ओके, स्मॉल जी की वैल्यू निकालने का जो मैंने अभी करके दिखाया, सेम थिंग इज हियर, जस्ट गो थ्रू दिस। So the previous three equations of motion can be applied for the motion of bodies under free falling as follows. General equations. Equations for body under free fall of motion. Equation 1, V is equal to U plus AT, which is V is equal to U plus GT. हाँ, ओ कहाँ पहुंच गया?
दादा ये पढ़ना था आपने, ऐसा यूनिट जी सेम एज एक्सेलरेशन। ओके सर, ओके सर, मैं उस साइड अपन लगा था। वो तो बाद में समझाऊंगा। हाँ The SI unit of small g is the same as that of acceleration, meter per second. Let mass of the Earth be a capital M and an object falling freely towards it be small m. The distance between centers of the Earth and the object is r. From Newton's law of gravitation, F is equal to G capital M small m upon r square. Also from second law of motion, वही जो मैंने किया वही करके दिखा रहा, जरा एक बार नजर मार लो यार। हाँ force exerted on an object F is equal to ma. Since A is equal to G, acceleration due to gravity F is equal to mg. Equating RHS of equations 1 and 2, we get mg is equal to g m into m upon r square, or g is equal to gm upon r square. For the formula, it is clear that acceleration due to gravity does not depend on the mass of a falling body, it depends only on the mass of the Earth or celestial bodies. बॉडी। ओके वेट करना वेट करना, ये चीज किसने प्रूव की थी? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इटली में एक पीसा की लीनिंग टावर है, इसको हिंदी में पीसा की झुकी मीनार बोलते हैं। गैलीलियो उस पर चढ़ गया था, उसने एक 1 kg का और 10 kg का बॉल डाला था नीचे, एक साथ आए थे। उसका कारण क्या है भाई? देखो ये जो एक्सेलरेशन, सर लीनिंग टावर ऑफ पीसा वो 700 में आता है इंडिया से। ये जो एक्सेलरेशन है ना, जो अब एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे, ये समझ लो एक कार ए है, एक कार बी है, दोनों कारों के ड्राइवर ने सेम एक्सेलरेशन पेल रखा है। तो अगर दोनों 0 से शुरू करेंगे तो 100 मीटर पर सेम सेम टाइम पे पहुंचेंगे ना भरत। अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन, दोनों ने सेम एक्सेलरेशन मार रखा है गाड़ी पे अपनी, दोनों सेम गाड़ी है, तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे यहाँ पे। यस और नो भरत? यस सर। भरत कहाँ गया? भरत बोलो। भरत नहीं क्लास में? ओ भाई भरत कहाँ हो? शायद बीच में वॉशरूम चला गया होगा, कोई बात नहीं। ओके सो सिमिलरली if I drop object A and object B from here, सेम हाइट, कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के मैं छोड़ दिया, तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंचेंगे। हाँ ये हो सकता है कोई बोले कि सर मैं 1 kg का कॉटन का बंडल फेंकूं और बोले एक 1 kg की छोटी सी बॉल फेंकूं, तब भी खट्टे पहुंचेंगे क्या यार? तब मुश्किल है। हाँ वैक्यूम में डालोगे तो साथ पहुंचेंगे वैक्यूम में, लेकिन यहाँ क्योंकि नॉर्मल लाइफ में यहाँ एयर प्रेशर है, तो कॉटन के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा, कॉटन को धीरे स्पीड कम कर देगा, मेटल की बॉल टाइम से आ जाएगी। रीजन क्या है कि हमारे फॉर्मूले के अंदर कहीं ऑब्जेक्ट का मास काउंट ही नहीं हो रहा, क्यों? कट गया, वो इधर भी कट गया उधर भी कट गया। सो वी विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ द मास। आई होप दिस दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। यस सर। मास पे डिपेंड नहीं है, बिल्कुल भी मास पे डिपेंड नहीं है, ठीक है? आदित्य अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। टाइम टेकन Yes, फ्रॉम sir. हाइट। हाँ अबीर, अनंत, Yes, अनुकल, sir. खालिद, क्लियर? माही, यस सर। राघव आपको पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैं कुतुब मीनार के ऊपर से एक साथ 1 किलो केजी और 100 केजी की बॉल डालूं, जिनका साइज तकरीबन सेम होना चाहिए, तो एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर ऋषित? Yes, sir. हर्षिता Sir, क्लियर? भरत, भरत भाई बताइए जल्दी। Yes, sir. ओके इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल अभी बताऊंगा, ठीक है? ओके वैभव क्लियर? Yes, sir. ओके मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो, इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इतना इजी थ्योरम है ये। खालिद मैं मेरे ख्याल से 30 सेकंड लगेंगे समझाने में आपको थ्योरम, ठीक है? भाई लोग तुम लोग भी ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे भी सिलेबस में है, ये सर्किल का थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है। मैं बताता हूँ अभी, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। क्लास 7th या 8th में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि
ट्राइंगल का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। Yes, sir. An exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles of triangle. बहुत अच्छा, ये इसमें किसको डाउट है तो पूछ लो। अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है ना ऐसे, ये वाला, अगर मैं इसको साइड बढ़ा दूंगा तो लेट अस से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3, और इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल लेट्स से 4। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो 4 है इट इज इक्वल टू अपोजिट एंगल्स का, तो 4 इज इक्वल टू 1 + 2। भाई ये बात पता है कि नहीं पता आपको? यस सर। पता है आद्या, पता है पॉइंट? वैभव, ऋषित, ये क्लास 8 का पॉइंट है यार, नहीं जिसको डाउट था अभी पूछ लो मेरे से। ऋषित ये No, पॉइंट sir, no doubt. ये कहता है, ऐसे कहता है कि कोई भी ट्राइंगल ले लो, इसका ये वाला एंगल ले लिया आपने, ये वाला, तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी जो अपोजिट एंगल है। कौन कौन से अपोजिट है? ये वाला नहीं, इसको छोड़ देना, इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं काउंट करना, ये एडजेसेंट है, इसको नहीं। ऋषित, इसके और इसके टोटल के बराबर हो गए, तो अगर ये 1 है 2 है तो 4 = 1 + 2। इतनी बात तो पता है, समझ में आ गई ऋषित? Yes, sir. अब थ्योरम क्या बोल रही है? थ्योरम भी बोल रही है कि ट्राइंगल के अंदर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, किसी भी ट्राइंगल कह रहा हूं, किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई कॉर्ड है ए बी, कोई भी कॉर्ड भी लाइन, यहां जो एंगल बना रही है और यहां जो एंगल बना रही है, इन दोनों एंगल के बीच में, इन दोनों एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो डबल का रिलेशन है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये है, बता रहा हूं। ओके, एनी 2 पॉइंट्स, थ्योरम बोलती क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये आर्क है, इससे यहां जो एंगल सबटेंड होगा, इससे एंगल सबटेंड होगा, वो डबल का रिलेशन है इनके अंदर। ठीक, ओके, मैं क्या करता हूं, खाली देखना, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने इस लाइन को मिला दिया इधर ट्रायंगल खाली। Yes, sir. अब खालिद यार एक बात बता, अगर मैं बोलूं कि ये है एंगल, ओके मैं इसको एंगल बोल रहा हूँ 4, इसको बोल रहा हूँ एंगल 1, इसको बोल रहा हूँ एंगल 2, तो क्या बोल दूं कि एंगल 4? Angle 1 + 2 is equal to angle 4. Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. और ऐसे ही इसको बोल दूं एंगल 5, और इसको बोल दूं एंगल नंबर, ओके थोड़ा सा काउंटिंग गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको बना रहा हूँ 3, खालिद इसको 3 बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको मैंने बना दिया, इसको बना दिया 3, इसको बना रहा हूँ 4, इसको बना रहा हूँ 5, इसको बना रहा हूँ 6, कोई टेंशन नहीं। तो 6 = 4 + 5, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बेसिकली इसका एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, इसका एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है खालिद, वैभव, यस कोई दिक्कत तो नहीं? बेसिकली क्या है, ये ट्रायंगल का एक एक्सटर्नल एंगल है, ये 3, ये इन दोनों के सम के बराबर है अपोजिट, ये वाला इसके सम के बराबर है, तो मैंने कहा ठीक है, अब इनको ऐड कर दो दोनों को। खाली देखना 3 + 6, क्या मैं लिख सकता हूँ खाली इसको 1 + 2 + 4 + 5? खालिद, Yes, sir. चलो इसको मैं ओ बोल देता हूँ यहाँ पे सेंटर में, ओ बोल देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ सी, ऊपर वाले पॉइंट। खालिद, ये जो सी 3 + 6 है, इसको मैं एंगल ए ओ बी लिख दूं क्या? Yes, sir. ओके खालिद, अब मुझे एक बात और बतानी है आपने, ये रेडियस है ओ ए, ओ सी भी रेडियस है, यस और नो? Yes, sir. Radius है दोनों. तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड बराबर है तो 1 2 के बराबर नहीं हुआ क्या? Yes, sir. हुआ बराबर. इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स। Yes, sir. तो क्या मैं 1 + 2 को 2 × 2 नहीं लिख सकता? Yes, sir. लिख सकते हैं. और ऐसे ही एंगल 4, ये वाली साइड ओ बी और ओ सी भी, ये भी ट्रायंगल की वो है रेडियस, तो क्या मैं 4 और 5 को इक्वल नहीं लिख सकता? Yes, sir. तो मैं इसको 4 + 5 को 2 × 5 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir.
2 को कॉमन ले लो, अंदर बच गया 2 + 5। पर 2 + 5 को क्या मैं इसको ए सी बी नहीं लिख सकता? बता। यस सर लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। यस सर। और वो मैम ने ये भी बोला था कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो मीडियन होती है, जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो वो इससे रिलेटेड नहीं है ना, कंफर्म कर रहा था एक इससे बार। रिलेटेड नहीं है, वो अलग थ्योरम है। ये वाली थ्योरम समझ में आ गई आपको? यस सर। कितनी देर का काम, कुछ नहीं। हमने क्या किया, हमने बोला, हमें इसने बोला था कि भैया एक जो आर्क है जितना सेंटर पे एंगल बनाता है और जितना इस पे एंगल बनाता है, ये 2 गुना है इसका। कुछ नहीं करना अपने को, इसको मिला देने का है, इसको प्लस इसको कर देना, इसको प्लस इसको कर देना, फिर इन दोनों को ऐड कर देना, इन चारों को ऐड कर देना। ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, 2 को इसके नीचे ले आना है। ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। ठीक खालिद, अब हो जाएगा आपका। चलो गाइस, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड थ्योरम एंड आई विल कवर इट अगेन इन दिस सर्किट। कल हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, अब न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, चलो बाय 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 बाय। गुड नाइट Bye, sir. एवरीवन। बाय सर। बाय गाइस, बाय 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 Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 बाय। गुड नाइट एवरीवन।